नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का आप कह सकती हैं अभिन्न हिस्सा है, बिजली। ये जितनी सुविधाजनक है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर थोड़ी भी लापरवाही बरती जाए। बिल्कुल। हमारे पास इलेक्ट्रोवायरल से कुछ जानकारी है जो इसी विद्युत सुरक्षा के पहलुओं पर थोड़ी रोशनी डालती हैं। तो आज का हमारा मिशन है इस स्रोत से निकले उन जरूरी सुझावों और चेतावनियों को समझना जो हमें सुरक्षित रहने में मदद कर सकते हैं। हाँ, कई बातें शायद हमें पता हो, लेकिन इलेक्ट्रोवायरल उन्हें किस नजरिए से देखता है या किन बारीक नुकात पर जोर देता है, ये जानना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी के तारों को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और इलेक्ट्रोवायरल का नजरिया मुझे लगता है कि काफी व्यावहारिक है। वो सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं देते, बल्कि ये समझाने की कोशिश करते हैं कि छोटी-छोटी दिखने वाली आदतें या अनदेखी कैसे बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं। सही बात है। उनका फोकस उन चीजों पर है जिन्हें हम रोज करते हैं और शायद इसीलिए नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, और इसी नजरअंदाजी की लिस्ट में शायद सबसे पहला नाम आता है गीले हाथों का। बिल्कुल। इलेक्ट्रोवायरल ने भी इसे अपनी सूची में सबसे ऊपर रखा है। ये बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर क्या गीले हाथों का खतरा वाकई इतना ज्यादा है जितना हमें बताया जाता है, या ये बस एक आम कहावत है जिसे स्रोत ने दोहराया है? नहीं नहीं, ये कहावत से कहीं ज्यादा है और स्रोत का इसे सबसे ऊपर रखना इसकी गंभीरता को ही दिखाता है। अच्छा। देखिए, पानी, खासकर नल का पानी जिसमें मिनरल्स घुले होते हैं, वो बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। हाँ। हमारी सूखी त्वचा का अपना एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट के फ्लो को कुछ हद तक रोकता है। रोक लेता है, हाँ। लेकिन जैसे ही हाथ गीले होते हैं, त्वचा का ये प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस नाटकीय रूप से कम हो जाता है। इलेक्ट्रोवायरल इसी बात पर जोर देता है कि ये हजारों ओम से घटकर कुछ 100 ओम तक भी आ सकता है। अरे बाप रे, इतना ज्यादा फर्क! हाँ, इसका मतलब है कि अगर आप गीले हाथों से किसी चालू स्विच, प्लग या ऐसे उपकरण को छूते हैं जिसमें जरा भी करंट लीकेज हो, तो बिजली आपके शरीर को एक आसान रास्ता मानकर गुजर सकती है। ओह। नतीजा हल्का या जानलेवा बिजली का झटका। ये सेफ्टी की पहली दीवार है जिसे कभी कभी लांघना नहीं चाहिए। यानी पानी वाकई बिजली के लिए हमारे शरीर तक पहुंचने का एक सुपर हाईवे जैसा बना देता है। कह सकते हैं, हाँ। ये रेजिस्टेंस कम होने वाली बात इसे और साफ करती है। चलिए, पानी से सावधानी तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोवायरल इस बात पर भी जोर देता है कि खतरा सिर्फ हमारे गीले हाथों से नहीं, बल्कि खुद उपकरणों की बनावट से भी आ सकता है। बिल्कुल। यहीं पर गुणवत्ता और ये ISI मार्क जैसे मानक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाँ, स्रोत सस्ते लोकल उत्पादों के खिलाफ क्यों आगाह कर रहा है? क्या कोई खास वजह है इसमें? हाँ, इसमें एक दिलचस्प पैटर्न है जिसे इलेक्ट्रोवायरल उजागर करता है। सस्ते या गैर ब्रांडेड उत्पाद अक्सर कॉस्ट कटिंग के दबाव में बनते हैं। इसका असर सीधे सुरक्षा मानकों पर पड़ता है। स्रोत बताता है कि उनके एनालिसिस में पाया गया कि कई लोकल उत्पादों में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक वो कम गुणवत्ता का होता है जो जल्दी गर्म होकर पिघल सकता है। अच्छा। या तारों का इंसुलेशन इतना पतला होता है कि वो मामूली खिंचाव या गर्मी से भी डैमेज हो सकता है। अंदरूनी कनेक्शंस भी अक्सर ढीले या खराब तरीके से किए गए होते हैं। ओह, ये तो खतरनाक है। ये सब मिलकर शॉर्ट सर्किट, स्पार्किंग और आग लगने के जोखिम को कई गुना बढ़ा देते हैं। ISI मार्क या दूसरे जो प्रतिष्ठित मानक चिन्ह हैं, वो इस बात का एक न्यूनतम आश्वासन देते हैं कि उत्पाद ने कुछ बुनियादी सुरक्षा परीक्षण पास किए हैं। मतलब एक बेसिक सेफ्टी चेक। हाँ, बिल्कुल। तो ये सिर्फ ब्रांड वैल्यू की बात नहीं, ये उस अदृश्य खतरे को कम करने की कोशिश है जो खराब गुणवत्ता वाले उपकरणों में छिपा हो सकता है। स्रोत का इशारा साफ है, शुरुआती बचत बाद में बहुत भारी पड़ सकती है। ये बात सोचने वाली है, बिल्कुल, खासकर जब बाजार सस्ते विकल्पों से भरा पड़ा है। तो हमने भारी खतरों जैसे गीले हाथ और उपकरण की बनावट की बात की, लेकिन इलेक्ट्रोवायरल घर की वायरिंग के अंदर छिपे एक और सुरक्षा पहलू पर काफी जोर देता है, अर्थिंग। हाँ, अर्थिंग बहुत जरूरी। इसे स्रोत ने सुरक्षा का आधार कहा है। ये शब्द सुनने में तकनीकी लगता है, पर आम भाषा में ये हमारी सुरक्षा कैसे करता है और क्या ये वाकई इतना जरूरी है? जरूरी ये कहना शायद कम होगा। इलेक्ट्रोवायरल इसे आधार इसीलिए कहता है क्योंकि ये सुरक्षा की एक पूरी परत जोड़ता है, खासकर उन उपकरणों के लिए जिनकी भारी बॉडी धातु की होती है। जैसे?
जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आयरन या वो पुराने वाले कूलर। हाँ हाँ, मेटल बॉडी वाले। बिल्कुल। होता ये है कि कभी-कभी अंदरूनी वायरिंग में खराबी आने से या इंसुलेशन के कट जाने से करंट उपकरण की बाहरी मेटल बॉडी में फैल जाता है। अच्छा। अब अगर किसी ने ऐसे उपकरण को छुआ और घर में सही अर्थिंग नहीं है, तो वो करंट उस व्यक्ति के शरीर से होकर जमीन में जाने का सबसे आसान रास्ता ढूंढेगा। नतीजा, जोर का झटका। ओहो। यहीं पर अर्थिंग अपना काम करती है। एक सही ढंग से लगाई गई अर्थिंग वायर, जिसका एक सिरा उपकरण की बॉडी से और दूसरा जमीन में गहराई तक गड़ी रॉड से जुड़ा होता है, वो बिजली के लिए एक बेहद कम प्रतिरोध वाला वैकल्पिक रास्ता तैयार करती है। ओके, एक एस्केप रूट। हाँ बिल्कुल। जैसे ही करंट बॉडी में लीक होता है, वो इस आसान रास्ते यानी अर्थ वायर से होकर सीधा जमीन में चला जाता है और उपकरण को छूने वाले व्यक्ति तक पहुंचने से पहले ही सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी या आरसीसीबी ट्रिप हो जाता है। अच्छा। ये एक साइलेंट गार्डियन की तरह है, जो तब तक नजर नहीं आता जब तक उसकी जरूरत ना पड़े। अच्छा, तो ये बिजली के लिए एक तरह का इमरजेंसी एग्जिट है, ताकि वो हमारे शरीर को अपना रास्ता ना बनाए। ये समझना वाकई महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब उस आदत पर आते हैं जो शायद कई घरों में आम है और जिसे इलेक्ट्रोवायल एक बड़े खतरे के रूप में देखता है, ओवरलोडिंग। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। एक ही बीवार सॉकेट से एक्सटेंशन कॉर्ड लगाकर कई डिवाइस चलाना, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, शायद साथ में प्रेस भी लगा ली। सुविधाजनक तो लगता है, पर स्रोत के अनुसार यहाँ गड़बड़ क्या हो सकती है? ये सुविधा अक्सर सुरक्षा की कीमत पर आती है। इलेक्ट्रोवायल इस बात पर प्रकाश डालता है कि हर दीवार सॉकेट, हर एक्सटेंशन बोर्ड और सबसे महत्वपूर्ण दीवार के अंदर बिछी वायरिंग एक निश्चित विद्युत भार यानी लोड सहने के लिए ही डिजाइन की जाती है। ये एक क्षमता एम्पियर में मापी जाती है। ओके। जब हम एक ही सॉकेट से कई उपकरण, खासकर ज्यादा बिजली खींचने वाले उपकरण जैसे हीटर, आयरन, केतली, माइक्रोवेव या आजकल के हाई पावर चार्जर एक साथ चलाते हैं, हाँ। तो उस सर्किट पे उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा लोड पड़ जाता है। इसका तत्काल प्रभाव होता है तारों का गर्म होना। तारें गर्म हो जाती हैं? हाँ, अगर लोड लगातार ज्यादा बना रहे तो तारें इतनी गर्म हो सकती हैं कि उनका प्लास्टिक इंसुलेशन पिघल जाए। पिघला हुआ इंसुलेशन तारों को आपस में चिपका सकता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है। और फिर आग? और शॉर्ट सर्किट का सीधा नतीजा चिंगारी और आग हो सकता है। इलेक्ट्रोवायरल के विश्लेषण में यह बात भी सामने आई कि पुराने घरों की वायरिंग अक्सर आधुनिक उपकरणों के बढ़े हुए लोड के लिए डिजाइन नहीं होती है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। हाँ, इससे ओवरलोडिंग का खतरा और बढ़ जाता है। ये सिर्फ सॉकेट या एक्सटेंशन बोर्ड का जलना नहीं, दीवार के अंदर आग लगने का कारण भी बन सकता है। ये तो वाकई चिंताजनक है, खासकर पुराने घरों के संदर्भ में। इसका मतलब है कि हमें न सिर्फ ये देखना है कि कितने डिवाइस लगा रहे हैं, बल्कि ये भी कि वो डिवाइस कितनी बिजली खींच रहे हैं और सॉकेट व वायरिंग की क्षमता क्या है। बिल्कुल सही। इसी सुरक्षा चक्र में अगली कड़ी है वो डिवाइस जो हमें खतरों से बचाते हैं। इलेक्ट्रोवायरल जोर देता है एमसीबी और आरसीसीबी के इस्तेमाल पर। हाँ, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। ये नाम हमें फ्यूज बॉक्स या मीटर के पास देखे जरूर हैं, लेकिन ये दोनों आखिर हैं क्या, इनमें फर्क क्या है और ये हमारी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं? देखिए, ये दोनों आधुनिक विद्युत सुरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और दोनों का काम अलग अलग खतरों से बचाना है। पहले बात करते हैं एमसीबी की, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की। ये पुराने जमाने के फ्यूज का आधुनिक और ज्यादा भरोसेमंद रूप है, कह सकते हैं। ओके। एमसीबी मुख्य रूप से दो स्थितियों में सर्किट को तोड़ता है, यानी बिजली की सप्लाई बंद करता है। पहला, ओवरलोड, जब सर्किट पर उसकी निर्धारित क्षमता से ज्यादा करंट बहने लगता है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। हाँ, ओवरलोडिंग। दूसरा, शॉर्ट सर्किट, जब फेज, लाइव और न्यूट्रल तार किसी खराबी के कारण सीधे संपर्क में आ जाते हैं, जिससे करंट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। इन दोनों ही स्थितियों में एमसीबी तेजी से ट्रिप होकर सप्लाई बंद कर देता है, जिससे वायरिंग को जलने से और उपकरणों को खराब होने से बचाया जा सके। ये मुख्य रूप से वायरिंग और उपकरणों का रक्षक है। ठीक है, तो ये इक्विपमेंट प्रोटेक्शन है। बिल्कुल। अब आते हैं आरसीसीबी पर, यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसे कहीं कहीं ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है। हालांकि आरसीसीबी ज्यादा आधुनिक और संवेदनशील तकनीक है। अच्छा। आरसीसीबी का मुख्य उद्देश्य इंसान को बिजली के झटके से बचाना है। ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए। हाँ, ये बहुत चालाकी से काम करता है। ये लगातार इस बात की निगरानी करता है कि फेज तार से कितना करंट जा रहा है और न्यूट्रल तार से कितना करंट वापस आ रहा है।
ओके। सामान्य स्थिति में ये दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन अगर कहीं करंट लीक हो रहा है, मान लीजिए किसी उपकरण की बॉडी में करंट आ गया है और कोई उसे छू लेता है, तो करंट का कुछ हिस्सा उस व्यक्ति के शरीर से होकर जमीन में चला जाएगा। ऐसे में वापस आने वाला करंट जाने वाले करंट से कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोवायरल बताता है कि आरसीसी भी इसी मामूली से अंतर को अक्सर 30 मिली एम्पियर जितना कम को भी पहचान लेता है और मिली सेकेंड्स के अंदर बिजली की सप्लाई काट देता है। मिली सेकेंड्स में? इतनी तेजी से? हाँ, इतनी तेजी से होता है कि इंसान को गंभीर झटका लगने से बचाया जा सकता है। तो संक्षेप में, एमसीबी बचाता है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से उपकरण और वायरिंग की सुरक्षा, जबकि आरसीसी भी बचाता है करंट लीकेज से इंसान की सुरक्षा। एक आदर्श सुरक्षित घर में दोनों का होना जरूरी है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी था। एक उपकरणों का गार्ड है तो दूसरा इंसानों का। अब एक और व्यावहारिक स्थिति पर आते हैं। घर में छोटा मोटा बिजली का काम, कोई स्विच बदलना है, पंखे का रेगुलेटर खराब हो गया या कोई तार ढीला है। हाँ, होता है अक्सर। अक्सर लगता है कि ये काम तो खुद ही कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाने में झंझट लगता है। लेकिन इलेक्ट्रोवायरल साफ कहता है, हमेशा पेशेवर को बुलाएं। क्यों इतनी सख्ती? क्या DIY मतलब डू इट योरसेल्फ में वाकई इतना जोखिम है? जोखिम है, और शायद उससे ज्यादा है जितना लोग समझते हैं। इलेक्ट्रोवायरल का स्टैंड यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है और उसके पीछे ठोस कारण है। बिजली का काम सिर्फ तारों को जोड़ने या कसने का नाम नहीं है। इसमें सही गेज यानी मोटाई का तार चुनना, कनेक्शन को सही ढंग से कसना, ढीला कनेक्शन स्पार्किंग और आग का कारण बनता है। हाँ, ये तो है। तारों के इंसुलेशन को नुकसान पहुंचाए बिना छीलना, और सबसे जरूरी ये समझना कि कौन सा तार कहां जुड़ेगा और सुरक्षा मानकों का पालन करना शामिल है। बिना सही ज्ञान, अनुभव और सही औजारों के ये काम करना खतरनाक हो सकता है। अच्छा। इलेक्ट्रोवायरल बताता है कि उनके रिकॉर्ड में कई हादसे ऐसे हैं जो गलत DIY मरम्मत के कारण हुए। एक गलत कनेक्शन न सिर्फ उस उपकरण को खराब कर सकता है, बल्कि पूरे घर की वायरिंग को प्रभावित कर सकता है या शॉक का कारण बन सकता है। मतलब छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। प्रशिक्षित इलेक्ट्रिशियन न केवल काम करना जानते हैं, बल्कि वो संभावित खतरों को पहचानना और उन्हें टालना भी जानते हैं। वो अर्थिंग की जांच कर सकते हैं, लोड का आकलन कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी सुविधा या बचत के लिए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को दांव पर लगाना समझदारी नहीं है। ये तर्क तो काफी वजनदार है। यानी जो काम आसान दिखता है, उसमें अनदेखे खतरे हो सकते हैं जिन्हें सिर्फ प्रशिक्षित नजर ही पहचान सकती है। अच्छा, अंत में इलेक्ट्रोवायरल एक ऐसी सावधानी की बात करता है जो काफी सीधी लगती है। हाई वोल्टेज लाइनों से दूरी बनाए रखना। हाँ, ये तो सामान्य ज्ञान की बात है। फिर स्रोत ने इसे अलग से क्यों उजागर किया? क्या इसमें कोई ऐसा पहलू है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं? बिल्कुल। ये सामान्य ज्ञान जरूर है, लेकिन इलेक्ट्रोवायरल शायद इसलिए से फिर से याद दिला रहा है क्योंकि इससे जुड़े हादसे अक्सर गंभीर होते हैं और इसकी अनदेखी आम है। अच्छा। हाई वोल्टेज लाइनों का सबसे बड़ा खतरा सिर्फ उन्हें छूने से नहीं होता, बल्कि उनके आसपास होने से भी होता है। इनमें वोल्टेज इतना ज्यादा होता है, हजारों या लाखों वोल्ट की बिजली हवा को आयोनाइज करके उसमें से कूद सकती है। हवा में से? हाँ, इसे आर्किंग या फ्लैशओवर कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको झटका लगने के लिए तार को छूना जरूरी नहीं है। एक निश्चित दूरी के अंदर आने पर भी करंट आप तक पहुंच सकता है। अरे, ये तो पता नहीं था। इलेक्ट्रोवायरल इस बात पर जोर देता है कि ये दूरी कई फीट तक हो सकती है, खासकर नम मौसम में, या अगर आप किसी लंबी सुचालक वस्तु जैसे लोहे की सीढ़ी, रॉड या यहां तक कि गीले बांस का इस्तेमाल कर रहे हो। ओह। ये खतरा उन लोगों के लिए ज्यादा है जो इन लाइनों के पास निर्माण कार्य करते हैं, मकान की छत पर काम करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, विशेषकर वो धातु वाले मांझे से, हाँ, वो तो बैन भी है शायद। या ऊंचे पेड़ काटते हैं। लोग अक्सर इस हवाई खतरे या सुरक्षित दूरी के महत्व को कम आंकते हैं और शायद इसीलिए स्रोत इसे याद दिलाना जरूरी समझता है। अच्छा, ये आर्किंग वाला पहलू महत्वपूर्ण है, मतलब बिना छुए भी खतरा है। तो अगर हम इलेक्ट्रोवायरल से मिली इस सारी जानकारी को समेटें, तो मुख्य संदेश यही निकलता है। बिजली के साथ हमेशा सतर्कता बरतें, गुणवत्ता वाले प्रमाणित उपकरण ही इस्तेमाल करें, बिल्कुल। वायरिंग पर क्षमता से ज्यादा बोझ न डालें, अर्थिंग और सुरक्षा उपकरणों जैसे MCB, RCCB को नजरअंदाज ना करें और इन्हें लगवाएं व समय समय पर जांचते रहें। सही। और बिजली से जुड़ा कोई भी काम, छोटा हो या बड़ा, पेशेवरों पर छोड़ दें। संक्षेप में, बिजली का सम्मान करें। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। इलेक्ट्रोवायरल का निचोड़ यही है कि ये नियम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इन्हें रोजमर्रा की आदत बनाना जरूरी है। ये सिर्फ नियमों को जानना नहीं, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान और खतरों को समझना है,
ताकि हम लगातार जागरूक रह सकें। और इसी जागरूकता से जुड़ा एक सवाल मन में आता है, जिसे शायद स्रोत सीधे तौर पर नहीं कहता, लेकिन उसकी बातें उस तरफ इशारा करती हैं। क्या सवाल? कि हम कितनी बार अपने घरों की विद्युत सुरक्षा प्रणाली का ऑडिट करवाते हैं। क्या हमारी वायरिंग समय के साथ पुरानी और असुरक्षित तो नहीं हो गई? क्या अर्थिंग अभी भी प्रभावी है? क्या हमने नए उपकरणों के हिसाब से अपने सर्किट ब्रेकर अपग्रेड किए हैं? ये सवाल हमें खुद से पूछने चाहिए। बिल्कुल सही। ये सोचने वाली बात है। तो ये थी इलेक्ट्रोवायरल के स्रोत पर आधारित हमारी आज की चर्चा, रोजमर्रा की जिंदगी में विद्युत सुरक्षा के महत्व पर। उम्मीद है ये जानकारी सभी के काम आएगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। छोटी सावधानियां, बड़ा बचाव, शायद यही मूल मंत्र है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूँ, जो आज की चर्चा से ही जुड़ा है। हाँ, बताइए। जिस तेजी से हमारे घरों में स्मार्ट डिवाइसेस, हाई पावर चार्जर्स, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर जैसे उपकरणों की संख्या बढ़ रही है, हाँ, बढ़ तो रही है। क्या हमारे घरों की, खासकर दशकों पुरानी इमारतों की वायरिंग इस बढ़ते हुए और बदलते हुए विद्युत लोड के लिए तैयार है? क्या हमें सिर्फ व्यक्तिगत उपकरणों की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, या पूरी घरेलू वायरिंग के नियमित हेल्थ चेकअप की जरूरत है, जैसे हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें गंभीरता से विचार करना होगा।